नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। फ्री लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो सुनने से पहले सबसे पहले एयरफोन लगा लें और कॉपी और पेन तो लेकर ही बैठा करें। जो भी महत्वपूर्ण तथ्य बताए जाएं उनको नोट किया करें। जैसा कि हमने पिछली 2 वीडियो डाल चुके हैं, उनको आपने जो सुना देखा तो आपको लगा होगा वीडियो में कुछ अच्छा बताया जा रहा है, क्या फैक्ट बताए जा रहे हैं। इसी तरह से आज दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 20 मई 1961 को राष्ट्रपति की इस पर अनुमति मिली और 1 जुलाई 1961 को यह लागू हुआ। इस अधिनियम का एक्ट क्रमांक सन 1961 का क्रमांक 28 है। अब हम देखते हैं कि इस अधिनियम को बनाने का उद्देश्य क्या है। किसी भी अधिनियम को पढ़ने से पहले उद्देश्य को पढ़ा जाना आवश्यक है। तो देखते हैं इसमें उद्देश्य के बारे में। दहेज का देना या दहेज लेना दोनों ही प्रतिषेध किया गया है इस अधिनियम में। यानी कोई व्यक्ति ना तो दहेज लेगा ना दहेज देगा, इस अधिनियम के द्वारा प्रतिषेध किए गए हैं। इस अधिनियम में कुल 10 धाराएं। तो आइए धाराओं के बारे में हम देखते हैं। धारा 1 क्या कहती है। धारा 1 कहती है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 है। इसका विस्तार इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। इसमें संपूर्ण भारत नहीं दिख रहा है। ये जो PDF है वो संशोधित नहीं है। यह संशोधन 2019 में किया गया है। तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। दहेज प्रतिषेध का 31 अक्टूबर 2019 से तो ये डेट देख लें। जो नए बेयर एक्ट हैं उनमें दिया हुआ है। अब पढ़ते हम दहेज की परिभाषा। दहेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। दहेज से कोई ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति से अभिप्रेत है जो विवाह के समय या विवाह के पूर्व या विवाह के पश्चात किसी भी समय एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को दी जाती है। विवाह के किसी पक्षकार के माता पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के किसी भी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को जो दिया जाता है कोई भी संपत्ति, उसे दहेज कहते हैं। दहेज प्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से दिया जा सकता है, लेकिन मुस्लिम विधि के अंतर्गत जो मेहर होता है वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। अब मूल्यवान प्रतिभूति हमने पढ़ा, तो मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है? तो मूल्यवान प्रतिभूति से वही अर्थ लगाया गया है जो आईपीसी की धारा 30 में दिया गया है। अब बात करते हैं हम दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के बारे में। दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 कहती है कि दहेज लेना और देना दोनों के लिए शास्ति धारा 3 में बताई गई है। तो दहेज लेने देने के लिए शास्ति कितनी है इसके बारे में देखें। जो 5 वर्ष से कम नहीं होगी और जुर्माने से जो रकम 15,000 रुपये तक या दहेज के मूल्य की रकम तक, जिनमें से जो भी अधिक हो, कम नहीं होगा, दंडनीय माना जाएगा। अब धारा 4 की बात करते हैं, तो 4 कहती है कि दहेज मांगने के लिए शास्ति। यदि कोई दहेज मांगता है तो उस व्यक्ति पर कितनी शास्ति लगाई जाएगी। दहेज मांगने के लिए शास्ति है 6 माह के कारावास से कम नहीं होगा, किंतु 2 वर्ष तक, और जुर्माना 10,000 रुपये तक हो सकेगा। इसमें एक परंतु दिया गया है। परंतु में बताया गया है कि न्यायालय ऐसे पर्याप्त कारण और विशेष कारणों से जो निर्णय में उल्लिखित किए गए हैं 6 माह से कम किसी अवधि के कारावास से दंडादेश कर सकता है। मतलब इसमें ये बताया गया है कि न्यायालय चाहे तो पर्याप्त कारण उल्लिखित करते हुए 6 माह से कम भी कर सकता है। सेक्शन 4 ये कहता है यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन कराता है तो उसके लिए दहेज दंडित किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति विज्ञापन कराता है तो उसके लिए जो दंड है 6 माह से कम नहीं होगा, किंतु 5 वर्ष तक, या जुर्माना जो 15,000 रुपये तक दंडनीय होगा। अब सेक्शन 5 को देखते हैं, तो सेक्शन 5 कहता है दहेज लेने देने दोनों का करार शून्य होगा। अब आइए सेक्शन 6 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है हमारा? सेक्शन 6 कहता है दहेज का पत्नी या उसके वारसों के फायदे के लिए होना। अब इसमें बताया गया है यदि कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न जिसके विवाह के समय वह दिया गया है किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है, वहाँ वह व्यक्ति उस दहेज को उस स्त्री को दे देगा। इसमें 3 कंडीशनें बताई गई हैं। यदि वह दहेज विवाह के पूर्व दिया गया है तो विवाह की तारीख से 3 माह के बाद, 3 माह होने के पश्चात उस स्त्री को दिया जाएगा। यदि दहेज विवाह के समय दिया गया है तो विवाह उसके पश्चात 3 माह के पश्चात दिया जाएगा। यदि जब स्त्री का विवाह हुआ तब वह अवयस्क थी, तब प्राप्त किया गया, तो उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात 3 मास के भीतर स्त्री को दहेज
अंतरित कर दिया जाएगा। यदि स्त्री को या उसके वारसों को दहेज अंतरित नहीं किया जाता है तो उस व्यक्ति को 6 माह से कम नहीं होगा कारावास, किंतु 2 वर्ष तक होगा, या जुर्माना 5,000 रुपये से कम नहीं होगा, 10,000 रुपये तक, या दोनों से दंड नहीं किया जाएगा। यदि उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाने के बाद उस स्त्री के वारसों को दहेज की रकम दिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्त्री की मृत्यु विवाह के 7 वर्ष के भीतर प्राकृतिक कारणों से अनर्थक हो जाती है तो ऐसी संपत्ति यदि उसकी संतान नहीं है तो उसके माता पिता को अंतरित कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 के बारे में। सेक्शन 7 कहता है अपराधों का संज्ञान। तो अपराधों का संज्ञान महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम न्यायिक वर्ग मजिस्ट्रेट लेता है। और उपक्लॉज दूसरा देखें, इसमें बताया गया है कि सीआरपीसी का अध्याय 36 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर लागू नहीं होगी। यानी सीआरपीसी का अध्याय 36 इस अधिनियम पर लागू नहीं होता है। धारा 8 बताती है अपराधों को कुछ प्रयोजन के लिए संज्ञेय होना, जमानती होना, अशमनीय होना। यानी अपराध संज्ञेय होंगे, असमनीय होंगे, जमानतीय होंगे। सेक्शन 8A में कुछ मामलों में सबूत का भार तो सबूत का भार अभियुक्त पर होगा। धारा 8B जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी के बताया गया है। दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार एक सलाहकारी बोर्ड नियुक्त कर सकेगी जिसमें 5 से अधिक समाज कल्याण कार्यकर्ता होंगे, जिसमें कम से कम 2 महिलाएं होंगी जो राज्य सरकार को सलाह देने का काम करेंगे। सेक्शन 9 बताती है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति के बारे में। सेक्शन 10 बताती है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति के बारे में। इस प्रकार से हमारा एक्ट यहाँ ख़त्म होता है। और ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो को बहुत ही संक्षिप्त में बनाया है। धन्यवाद।